चलिए, तो आज जो है लेक्चर नंबर 1 है सेट थ्योरी का, क्लास 11th का, ठीक है ना। जो भी 11th का टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि इजी है इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए तो भी हमारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 11th के टॉपिक बहुत आसान हैं या 12th के भी आसान हैं, बिकॉज ऑफ कि हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ से देखिएगा तो आप अभी 10th पास करके आए हैं, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सब इजी है ना सर, लेकिन आपके लिए वो कठिन है। तो इसीलिए नोट्स ज़रूरी है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो भी आप लेक्चर फॉलो कर रहे हैं आप एक साथ रफ़ कॉपी भी रखिए और फेयर कॉपी भी। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए, आपको रफ़ कॉपी में सॉल्व करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। और नहीं आए तो मैं बनाया तो उसे नोट्स करिए, ठीक है। नोट्स आप घर पे भी जाके कर सकते हैं। इस सब का PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मेरा जो ऐप है लेट्स फील स्टडी, उस पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो है हम लोग सबसे पहला लेक्चर सेट थ्योरी का शुरू करेंगे और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। आज का गोल कहाँ चला गया, इधर क्या है, पढ़िए आज का गोल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट, ये 3 वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेट किसे कहते हैं ये देखेंगे, फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखेंगे, फिर सेट के प्रकार देखेंगे कि सेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले सेट थ्योरी का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट क्या है, सेट क्या है, सबसे पहले देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी चीज़ है वो पहले तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है सर, अच्छी तरह से परिभाषित है, क्या मतलब है सर। जैसे मैं बोलूँ आपको, एक एग्जांपल से मैं सेट को समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। मैं बोलूँ कि जो आपका क्लास है, स्कूल का जो आपका क्लास है, उस क्लास 11th में हैं आप, हम बोलेंगे कि क्लास 11th में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनका एक सेट, उनका एक कलेक्शन, सेट पहले छोड़िए, कलेक्शन तो अच्छे तरह से डिफाइंड है कि नहीं, कि आपके क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं कि नहीं, बोलिए। तो ये एक सेट में आ जाएगा, वेल डिफाइंड है। आप रमेश हैं, आप महेश हैं, आप गणेश हैं, वो प्रीति है, वो सुनीता है, वो आरती है, समझ रहे बात। मतलब एक अच्छे तरह से डिफाइंड है सब लोग, तो ये एक सेट, एक कलेक्शन है। एक दूसरा हम सिनेरियो दे रहे हैं कलेक्शन का, ठीक है। आप ही के क्लास में जो सबसे सुंदर लड़का है, जो सबसे सुंदर लड़का है उसका कलेक्शन, मैं बोलूँगा कि जो सबसे सुंदर है खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई। तो क्या दिक्कत आ रही है सर, तुम्हें लग रहा है कि मैं सुंदर हूँ, तुम धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करिए। तुम्हारा दोस्त लोग बोला रे तुम सुंदर अपने आप को समझ रहा है, बैठ चुपचाप गाधा कहीं का, समझ रहे हो आप। तो फिर आप बैठ गए, फिर दूसरे वाला सोचा कि लग रहा है मैं सुंदर हूँ, वो खड़ा हुआ। क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये वेल डिफाइंड है। किसी के लिए कोई और सुंदर है, जैसे आप ही की क्लास में खूबसूरत लड़कियां भी हैं, हाँ है ना। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपके क्लास में जो सबसे सुंदर लड़की हैं, जो सबसे सुंदर लड़कियां हैं उसका कलेक्शन, तो बताइए क्या सबसे सुंदर लड़की आप ढूंढ लेंगे। सबका नज़रिया अलग अलग है, हमारे लिए हमारी वाली, आपके लिए आपकी वाली,
हमारे लिए हमारे वाली सुंदर है और आपके लिए आप वाली ही चांद का टुकड़ा है। तो क्या ये एक कलेक्शन वेल डिफाइंड हो पा रहा है? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। हमारे लिए भी वही हो, आपके लिए भी वही हो, दुनिया के किसी कोने में और आदमी बैठा हो उसके लिए भी वही हो। कैसे सर? आपके क्लास के सारे बच्चों का सेट कलेक्शन, हमारे लिए भी वही हम कलेक्शन करूँगा। दुनिया में वो कोई कोने में बैठा है वो भी पता करेगा कि भाई कौन कौन है, वही मिलेगा उसको भी, आपके लिए भी वही मिलेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है और सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। सारे कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि यहाँ भीड़ है, मदारी हो रहा है, यहाँ भीड़ का है, तो ये कलेक्शन सेट है? कहाँ सेट है? फिर भीड़ भाड़ वाली जगह को हम कैसे कलेक्शन बोल सकते हैं? आप कहोगे कि नहीं उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। आपको ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ का सेट बोला जा रहा है, किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है? नहीं ना बोला जा रहा है। तो सेट आप अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं बोलूँगा कि दुनिया के जो सबसे टॉप राइटर्स हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, उनका एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है अच्छी तरह से। क्यों? कोई क्राइटेरिया है क्या जिसे हम ये पता कर पाएँ कि ये सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं? आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र सबसे टॉप होंगे तो किसी और के लिए हरिवंश राय बच्चन होंगे, किसी और के लिए कोई और होगा, किसी और के लिए कोई और होगा। क्या हर व्यक्ति के लिए टॉप राइटर्स का कलेक्शन सेम होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो और सब ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिफरेंट हो, उसको हम सेट कहते हैं। क्लियर है? अब आप अच्छे से सेट को समझ गए, बस खत्म कहानी। हाँ, एक और बात, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को कभी भी हमको दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा? कैपिटल लेटर से, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी। जैसे सर मैं बोलूं कि जो नेचुरल नंबर है 10 से छोटा होना चाहिए, उसका एक सेट बनाइए। नेचुरल नंबर होना चाहिए जो, तो नेचुरल नंबर अच्छे से डिफाइंड है कि नहीं? हाँ, और 10 से छोटा ये भी डिफाइंड है कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन आएगा। तो ये एक सेट है जिसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर के एलिमेंट किससे सेपरेटेड हैं? कोमा से। किसी भी कैपिटल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, 10 से कम लेना है। ए टू लिख दीजिए, ए टू जेड। हो गया, हो गया भैया। ये कर कहाँ है? नहीं लिख रहे हैं। हमने बोला था ना कि 10 से कम लेना। 10 से कम नेचुरल नंबर लेना है, तब 10 से अधिक कैसे लिख सकते हो? वो बात नहीं है। वो बोला इसको मैं जेड से भी कर सकता हूँ, इसे मैं बी से भी कर सकता हूँ, वो मेरा मन है। आई से भी कर सकते हैं। हाँ, वो मेरा मन है। Yes, sir. हाँ, अगर नॉर्मली आई लिखा रहे तो इसका मतलब होता है इंटीजर का सेट। नॉर्मली एन लिखा रहे तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। नॉर्मली क्यू लिखा रहे तो रेशनल नंबर का सेट। समझ रहे हैं आप? जी सर। नॉर्मली ई लिखा रहे तो इवन नंबर का सेट। समझ रहे बात? अगर आई प्लस लिखा रहे तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? कैपिटल आई माइनस लिखा रहे तो नेगेटिव इंटीजर का सेट। तो जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। जो अंदर के एलिमेंट हैं उसको हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। लेकिन बड़ा वाला जो होगा वो बाहर रहेगा। मैंने पूरे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल से, उसके अंदर के जो एलिमेंट है, वन क्या है? एलिमेंट है किसका? सेट ए का। टू की भी क्या है? एलिमेंट है किसका? समझ रहे हैं आप? तो एलिमेंट किसको कहते हैं? इसके अंदर जो लिखा हुआ
रहता है, मेंबर, एलिमेंट, ठीक है ना, जी इसे कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। इफ़ एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मान लीजिए कि सेट ए के अंदर हम ऐसे लिख दें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू, ऐसे लिख दें, तो एक्स इसका एलिमेंट है कि नहीं है? तो अगर x इसका एलिमेंट है तो हम उसको ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए। मैं बोलूँगा t डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में हमारा t है, तो जब होगा तो मैं बोलूँगा कि वो बिलोंग्स कर रहा है उसमें, वो रहा है, वो है उसमें, और अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा वो उसमें नहीं है। तो बिलोंग्स टू लिख के काट दूँगा। तो द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। इफ x इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट x इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड रीड एज x इज बिलोंगिंग टू a। मैं इसको x बिलोंग्स टू a भी बोल सकता हूँ, या x एक एलिमेंट है सेट a का, ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है सर, आगे देखिए। इफ़ x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ a, अगर x हमारे सेट a का एलिमेंट नहीं रहा, then we write x does not belonging to a और read as x does not belongs to a। For example, अगर सेट a में हमने 1 2 3 4 5 लिया, then 3 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं 3 बिलोंग्स टू a लिखूँगा। मैं बोलूँगा 6 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a। हार्ड लग रहा है सेट? ऐसा ही है, बोर हो जाओगे पढ़ के। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। अब हम इसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें वेल डिफाइंड कौन कौन है। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, वेल डिफाइन कहाँ है सर? इवन नंबर किसे कहते नहीं जानते हो? हाँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट, हाँ, कलेक्शन ऑफ, मैं पहला बोल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, वो तो है। प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस इधर लगा हुआ है सर, जी सर, डॉट डॉट डॉट। ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? अच्छी तरह से डिफाइंड है ना? तो मैं लिखूँगा, वही ना पूछा था वेल डिफाइंड है कि नहीं, तो मैं लिखूँगा वेल डिफाइंड। ये नहीं पूछा था सेट है कि नहीं, कौन वेल डिफाइंड है ये बताइए, ये बताइए। कहाँ है? मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ इसके हिसाब से दूसरा कोई है ना बे, स्कूल में सर मैं बेस्ट नहीं हूँ, दूसरे लोगों के लिए अलग होना, समझ रहे हो ना? हाँ, मेरे लिए मेरे वाली और आपके लिए आपकी वाली। तो उसी तरह से हो सकता है कि आपके लिए हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमसे भी बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले लोग हैं दुनिया में, है ना? मैं भी पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं और लोगों से भी अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ये सब वर्ड जब लग जाता है ना, मोस्ट, बेस्ट, तो वो कभी भी वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 2। कैसे? जब इसका रूट्स हम लोग निकालेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x और क्या है, -5 लाना है, तो दोनों माइनस में न रहेगा। हाँ, ये पढ़े हो ना क्लास 10th में, समय दिए थे ना? हाँ, x = 3 और 2। तो ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका रूट्स 10 गो हो जाएगा, तुम्हारे लिए अलग, उसके लिए अलग होगा, सबके लिए सेम होगा। तो इसका जो सेट होगा, इसका जो कलेक्शन होगा, कौन कौन है? 3 और 2 या 2 और 3। हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं रखता है सेट में, ठीक ना? पहले कौन बाद में कौन, उससे मतलब नहीं होती है।
तो ये वेल डिफाइंड है सर। तो मैं क्या लिखूँगा? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बताओ, होगा ना? क्योंकि अच्छे तरह से डिफाइंड है कि वोवेल दुनिया में 5 ही होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये अंग्रेजी वाले टीचर तुम्हें बढ़िया से बताएंगे, समझ गए? तो ये क्या है? वेल डिफाइंड। ये क्या है सर? वेल डिफाइंड है कि नहीं? वेल डिफाइंड, समझ में आ रहा है चीज़ें? बहुत बढ़िया सर। अब आ गए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा देखो सेट बिल्डर फॉर्म। भाई, तू थोड़ा देर और ठहर जा। उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नहीं पीडब्ल्यू से वो हम ही से पढ़ा है, पहले आया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही नाम है। रोस्टर फॉर्म में सेट का स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा लगेगा। कैसा लगेगा सर? एक सेट ए रहेगा, बराबर में करली ब्रैकेट रहेगा, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, या फिर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। सही है सर? इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे, जैसे 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सीधा का सीधा एलिमेंट आपको दिखा दिया जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में सीधा का सीधा एलिमेंट को आपको दिखा दिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। हाँ, अगर मान लो एक सेट के अंदर केवल इतना ही एलिमेंट है, मैं एक सेट बी बोलूँ आपको और उसमें मैं 5, 6, 7, 4 लिख दूँ, तो क्या मैं ए और बी को सेम बोल सकता हूँ? क्योंकि इसमें भी 4 है, 5 है, 6 है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है, और उसमें हो तो है तो इसमें नहीं है। उसमें भी 4 एलिमेंट, उसमें भी वही 4 एलिमेंट जो उसमें है। हाँ, उसमें ऑर्डर इधर उधर हो गया है, तो इस तरह वो सेट अलग नहीं हो जाते, वो दोनों सेट बराबर ही रहते हैं। ठीक है सर? तो यहाँ नोट करके लिखवाया भी गया है क्या? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नंबर्स इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एक बार और 4 लिखेंगे, गलत नहीं है, ऐसा लिखा नहीं जाता है। ये दोनों बराबर है। जैसे अगर मान लो, ओ भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। अगर मान लो मैं इसको क्या बोल दूँ? सी बोल दूँ, तो मैं बोलूँगा क्या ए बी सी बराबर है कि नहीं है? नहीं, वो 4 बताया नहीं, 4 के रहने से भी उसको अलग सेट नहीं माना जाएगा। हाँ, ये लिखना गलत है, ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन गलत काटा नहीं जाएगा। माने इसको लिखो, चाहे केवल 4, 5, 6, 7 लिखो, या अगर कोई डी है या कोई सी को ही ऐसे लिखे 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 ऐसे, तो उसका भी मतलब वही सेट है। तो एक ही एलिमेंट को मैं बार बार अपने सेट में नहीं लिखता हूँ, क्योंकि उससे अलग वो सेट नहीं हो जाता है। अगर कोई पूछेगा कि ये बताओ सब बराबर है कि नहीं है, तो पहले तो मैं सी लिख दिया हूँ तो तुम्हें बराबर लगेगा। मैं इसको डी बोल देता हूँ, मैं ई बोल देता हूँ। मैं बोलूँगा ए क्या बराबर है बी के? क्या सी के बराबर है? क्या डी के बराबर है? आप ये हमेशा याद रखिएगा कि उसके अंदर के एलिमेंट्स सेम ही, माने सारे डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन सेम है तो उसको 3 नहीं गिनेंगे। अगर ये 3 को है तो 3 नहीं गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे उसको। लेकिन ऐसे लिखना सही नहीं है।
ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है सर, बात समझ गए? द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नंबर्स इज़ नॉट अलाउड, मतलब जनरली अगर बात किया जाए तो अलाउड नहीं है, लेकिन गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं समझे बताइए, कोई दिक्कत? तो इस तरह से लिखना एक हिसाब से गलत है, लेकिन गलत नहीं काटा जाएगा, आप ये बात को समझिएगा। ठीक है ना, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। उसके अंदर जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का, जैसे 4 5 6 7 है, मैं 4 को लास्ट में कर दिया, 5 को पहले कर दिया, तो वो सेट अलग नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, सेट ए बराबर सेट, समझ गए ना? बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए सर। बढ़ आगे पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग एक नोट पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट किसे कहते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यानी कि नंबर ऑफ एन ए का मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, माने कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यही बात है। एन ए को हम लोग कैसे रीड करते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट ए, वही चीज़ ऑर्डर ऑफ सेट होता है, वही चीज़ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट होता है। यानी कि मैं एक सेट दूँ आपको और इसमें मैं 1 2 3 दे दूँ और मैं पूछूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बताइए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बताइए, तो आप कहिएगा 3 है सर। जो उसमें अंदर के एलिमेंट की संख्या है उसको गिन के लिख देना ही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है। ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना है सर? 3। ये तो आप आराम से जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला। कोई दिक्कत है? तो कोई कार्डिनल नंबर पूछेगा तो आप कर लोगे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बी ए 1 2 3 1 5 2 3 3, इसका बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। 8 क्या बताया आप? 8 क्या बताया इसमें? सर के 1 2 3 5 मुझे 7 2 3 5 रिपीटिंग नहीं होता है। कॉमन है, अबे तो 4 कार्डिनल बताना है आपको। कार्डिनल वही क्या होगा 1 2 3 5। हाँ सर, ऐसे लोचा होता है कभी कभी। सेट ए दे दिया और तुमसे पूछेगा कार्डिनल नंबर बताओ, तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि पहले तुम किए थे। इसलिए बताया गया है कि ऑर्डर डजेंट मैटर, ये ठीक है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ नंबर से सेट बदलता नहीं है। आप सबसे पहले एक एक एलिमेंट लिख के उसको सेट में बदलो, उसके बाद उसकी कार्डिनल नंबर निकालो। ठीक है ना सर? आगे क्या लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है ये सेट को रिप्रेजेंट करने का। सेट बिल्डर फॉर्म, एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। सेट बिल्डर फॉर्म में जब मैं किसी सेट को लिखता हूँ तो वो एलिमेंट्स जो हैं आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। अभी तक जो पढ़ रहे थे, जैसे सेट ए लिख रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में रोस्टर फॉर्म में तो उसमें डायरेक्टली आ रहा था कि नहीं? रोस्टर फॉर्म में सेट ए लिखते थे तो डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे बोल देते थे, बोलो। लेकिन रोस्टर फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, एलिमेंट्स डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे। कैसे विजिबल होंगे सर? ऐसे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे लिखा रहेगा x, फिर ऐसे डंटा, समझ रहे बात को, और फिर प्रॉपर्टी किसकी? x की, प्रॉपर्टी 1, और भी कुछ लिखा रहेगा, प्रॉपर्टी 2,
और भी कुछ लिखा रहेगा प्रॉपर्टी 3, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 का क्या लेना पड़ेगा। ये किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन। पढ़ चुके हो। इंटर सेक्शन। बेसिक में पढ़ाया है ना, यस सर। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, बात समझ में आया। सबसे पहले ऐसे समझो, x सच दैट x, क्या लिखा रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। तो डायरेक्टली विजिबल है x, ये x सच दैट मतलब होता है कुछ, ये जो x है इसके बारे में हम बता रहे हैं। x ऐसा है, क्या पढ़ोगे इसको, x ऐसा है कि x जो है इन दोनों नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो सेट है, देखो 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 देखो, ये जो सेट है वो सेट x का है, लेकिन वो सारा x को कंटेन करेगा ये सेट जो इन दोनों नियमों का पालन करता हो, वो सारा का सारा x हमें लेना है। फिर से x सच दैट ऐसे भी लिखा रहेगा, x और एक डंटा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। समझ रहे हो आप? तो इसका भी मतलब x सच दैट मतलब ये x जो है वो ऐसा है कि ये जो x है वो इन दोनों नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ यार, तुम इसको समझो ना, ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, काय पूछते हो। जब वो लिख सकते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। अभी इसको समझो, अभी ये समझाया जा रहा है कि सच दैट का क्या मतलब होता है। तुम इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को तुम जानू से बुलाओ या फिर बेबी से बुलाओ या डार्लिंग से बुलाओ या बाबू से बुलाओ, वो वही रहेगी ना। तो अभी ये समझो कि अपने बाबू को कैसे बुलाते हैं, समझ रहे हो? अपने बाबू सोना को कैसे बुलाते हैं, सुनो, हेलो हेलो। एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो नेचुरल है एंड एक्स जो है वो छोटा है किससे, 5 से। अब सुनो ध्यान से, पढ़ते कैसे हैं। एक्स ऐसा है, सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि ये जो एक्स है ना इसी का सेट लिखा गया है, लेकिन ये जो एक्सवा है वो एक्सवा ये दोनों चीज़ होना चाहिए, नेचुरलो होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो दोनों को पालन, देखो नेचुरल लिखोगे तब तो लिखते रह जाओगे, 1 2 3 4 5 नहीं लिखते रह जाओगे, लेकिन अगला वाला भी बात ध्यान रखना है, 5 से छोटा भी रहना चाहिए, तो 4 तक रहेगा। तो इसमें एलिमेंट ये रोस्टर फॉर्म हुआ ना, और ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स आर डायरेक्टली नॉट विजिबल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी दिया जाता है। अब वो प्रॉपर्टी अलग तरह से भी हो सकता है, जैसे तुम उसको बेबी बोल रहे थे, आप सोना बोलो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, नहीं बोल सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो। और बताऊं, और बताऊं, एक्स सच दैट कि एक्स स्क्वायर या फिर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स ऐसा है कि जो एक्स है इसका बराबर 0 का पालन कर रहा है। तो बराबर 0 कब होगा, जब एक्स बराबर वही ना आया। तो ये बाबू, ये सोना,
ये मतलब डार्लिंग के पीछे पड़ गए हो तुम। अरे वाह, मतलब क्या समझ में आया कि उसी बाबू सोना को मैं अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ, वो बाबू बदलने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि बाद में बदल जाए। हाँ, 2 साल के बाद बदल देती है। हाँ, हाँ सर, देखिए इसके साथ हुआ है। 2 साल के बाद बदल देते हो कि बदल जाती है? बदल दिया है। हाँ, बदल दिया है। तुम्हें देख के इसको लगता है कि ये बदलेगा? ऐसा फोटो सब दिखाया। ओ नो सर। ये सब पढ़ाई लिखाई में सब गड़बड़ हो रहा है सर। सर उसका आप बाबू सर सुना दीजिए ना, आप पढ़ाइए जैसे वो जैसे पढ़ाते हैं। वैसे तो पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे ही पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। समझ गए आप? तो मैंने क्या बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 3 इस तरह से प्रॉपर्टियाँ दी रहेंगी और सब का बात का मानना पड़ेगा। सब बात को मानना पड़ेगा, मतलब सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर लिखेंगे तो पूरे लिखा जाता। 5 से छोटा लिखते तो उसमें सारे नंबर 5 से छोटा में आएगा। अब नेचुरल भी हो 5 से छोटा भी हो तो कॉमन में 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है सर, बोलो। सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए? एक एग्जांपल दिया है, फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। एक सेट बनाइए जो सारे वोवेल्स के हों। मैं क्या लिखूंगा इसको? अगर मैं एक वोवेल है तो भी बोल दूं अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स इज वोवेल्स। क्या दिक्कत है? हाँ, या फिर मैं ऐसे, हाँ वो भी लिख सकता हूँ। मैंने बोला ना बाबू सोना टोना बहुत सारी चीज़ें हैं। फील आना चाहिए ऐसी कि जो सब लोग उसी को समझें कि उसी की बात हो रही है। ये नहीं कि तुम्हारे लिए वो हो जाए और हमारे लिए दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक। तो मैं भावेल डायरेक्ट लिख दूंगा, AEIO U। तो ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म अ सेट ऑफ 5 होल नंबर्स। फॉर्म अ सेट ऑफ 5 होल नंबर बोलता तो दिक्कत है। होल नंबर बोला है ना ना ना, फर्स्ट 5 होल नंबर। 0 से तो फर्स्ट 5 होल नंबर में तो भैया 0 सही होगा ना। ये फर्स्ट नहीं बोला होता तब तो वेल डिफाइंड थोड़ी था। तुम्हारे लिए होल नंबर दूसरा होता। होल नंबर कौन जरूरी है कि शुरू वाला 0 1 2 3 4 लिखोगे? 5 को हो गया सर, 0 भी था एगो, बोलो। तो फर्स्ट बोलना जरूरी था उसको। नहीं बोलता तो कोई बच्चा 4 5 6 7 8 लिख देता। क्या ये होल नंबर नहीं है? होले नंबर में नहीं आता है। आगे, फॉर्म अ सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का रूट्स लिखना है। अरे सेट बनाना है तुमको सर। एक सेट ए बना लो, इसको सॉल्व करोगे ना? देखो 120 को क्या लिख सकते हो? 12 गुने और 12 को सही है। 23 लाना है। 5 दूना 3 दूना के 6 6 दूना 10 12 से आएगा? नहीं ना हुआ काम। 2 दूना 4 दूना 8 और 5 दिया 15 8। माइनस में लाना है, दोनों माइनस लगा देंगे x x। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लो, x माइनस माइनस 15 कॉमन ले लो, x माइनस 15 वाट है 120। x माइनस 8 कॉमन तो कितना आएगा? तो हम अपने सेट में क्या लिखूंगा केवल? ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आ रहा है? सेट बिल्डर में भी देते सेट बिल्डर में तो खुद ही है, ये रोस्टर है ना। है सेट बिल्डर में ये है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस
x such that x is solution of x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू नहीं हो जाएगा? समझ गए? आगे देखो क्या लिखा है। इफ सेट x डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु होनोलुलु देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x। सबसे पहले तो सेट x बना लो। h होगा, o होगा, n होगा, फिर o होगा, फिर बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट x है ना, कब बोलते हैं कार्डिनल नंबर? तो 1 2 3 4 5। ठीक है सर? हाँ, मज़ा आ रहा है ना? जी सर। पहले बड़ा दिक्कत हो रहा था नहीं सर, सर। वाह मोड शोट पढ़ा रहे थे आप सब, पागल हो गए थे हम। अब मज़ा आ रहा है सर, अब दिल को राहत मिल रहा है सर, अब आसान है सारी चीज़ें। अब टाइप्स ऑफ सेट पे आगे बढ़ गए, सब छोटी छोटी बातें पढ़ के आगे। टाइप्स ऑफ सेट, नाम क्या है सर? नाम से ही क्लियर है, इम्पटी माने कुछ हो ना हो। नल सेट को भी हम लोग इम्पटी सेट ही बोलते हैं। और फिर एगो है वाइड माने भी, तो याद रखिएगा, वाइड माने इम्पटी, नल माने इम्पटी, कुछ हो ना हो। डिनोटेड बाई हाई, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट हो ही नहीं, उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। याद है आपको, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता था तो मैं x बिलोंग्स टू फाई लिखता था। वो क्यों लिखता था? क्योंकि जब एक भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसी को बोलते हैं फाई। जब x का कोई वैल्यू नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसी को बोलते हैं x बिलोंग्स टू फाई, उसी को नल सेट बोलते हैं, माने उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और फाई भी लिख सकता हूँ मैं, और केवल कर्ली ब्रैकेट लिख के अंदर बार कुछ नहीं लिखूँगा। केवल फाई लिखूँगा तो भी क्या समझूँगा? कुछ नहीं है। और केवल कर्ली ब्रैकेट लिख के छोड़ दूंगा, उसका भी मतलब कुछ भी नहीं है। अब मैं बोलूँ ऐसे, देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 मैं लिख दिया, और मैं क्या इसको फाई बोल सकता हूँ? कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। 0 एक एलिमेंट है सर, 0 एक एलिमेंट है जो होल नंबर में आता है। जी 0 एक एलिमेंट नहीं है, 0 एक एलिमेंट नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको होता है, इसीलिए नोट करके लिखवाया जा रहा है कि इसको फाई मत समझिएगा। 0 अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो आप इसे फाई मत समझिएगा, ये फाई के बराबर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। जबकि अगर इसमें हम एलिमेंट की संख्या गिने तो 1 आएगा। इसमें एक एलिमेंट 0 नहीं है, 1 नहीं आएगा। जबकि फाई के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर एक फाई लिखा गया है तो फाई एक क्या है? इम्पटी सेट है ना। तो इम्पटी सेट है तो हम बोले कार्डिनल नंबर बताओ फाई का, तो 0 होना चाहिए। जबकि मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है? 1 है। 0 1 की तरह गिना जाएगा, एगो एलिमेंट है। समझ गए बात को? हर कंफ्यूजन वाली बातें दूर हो जाएगी आपसे। सर आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सेट में अगला फाइनाइट सेट। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब निश्चित, कुछ एलिमेंट होंगे जिसके बारे में मैं लिख सकता हूँ। समझ रहे हो आप? फाइनाइट सेट मतलब एक सीमा रेखा हो, बाउंड्री हो, जिसके अंदर मैं रुक जाऊँ, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, माने गिन सकते हैं कि हाई 10 गो बा, न तो 20 गो बा, न तो 21 गो बा। आज जिसमें हम गिन ही नहीं पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या आएगा इसमें?
तो गिन नहीं सकते हो, हो सकता है तो गिन सकते हो तो फाइनाइट सेट, और नहीं गिन पाओ तो जैसे ये सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, नंबर जैसे एग्जाम्पल के रूप में n माने, नेचुरल तो क्या इसमें गिन लोगे? नहीं कहो बात नहीं बताओ तो गिन ले बा आ होल नंबर में गिना जाई, गिना जाई हो, बोलो यस सर कह रहे हो, कहो नो सर नहीं गिना पाएगा। और क्यू क्या है? अच्छा क्यू को कैसे कैसे लिखोगे? ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से अब लिखाएगा। कैसे सर? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि P बाई Q के रूप में तो बहुत सारी नंबर है, 1/2 भी है और 1/3 भी है और 1/1 माइनस 1/2 भी है। सर आप कितना लिख लोगे? पागल हो जाओ। तो प्रॉपर्टी से फिल करा दो, प्रॉपर्टी से फिल करा दो। जी सर। आगे क्या है? रियल नंबर, तो रियल नंबर में Q और प्लस Q बार, यानी रेशनल नंबर। Q मतलब नहीं जानते हो, याद कर लेना। रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और Q बार से ई रेशनल नंबर को, Q बार से, Q बार को कैसे करते हैं जी? Q के ऊपर बार रहेगा तो वो क्या रहेगा? इरेशनल, ठीक ना? हम बाहर से मंगाए। अब टाइप्स ऑफ सेट में अगला है सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक और केवल एक एलिमेंट हो, फालतू का चीज़ है ना पढ़ने में। सेट हैविंग 1 एलिमेंट्स ओनली, ये सब मज़ा आता है ना? क्वेश्चन करने में मजा आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 1, दैट इज ए इज सिंगलटन सेट। अगर सेट ए के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, ये हो नहीं है, मतलब जैसे एक सेट है इसके अंदर केवल 2 हो तो ये सिंगलटन हुआ कि नहीं? ये नहीं कहोगे कि इसमें एक है, एक होना चाहिए। एक मान लो तुम्हारे पास सेट बी है, इसके अंदर 10 है, तो एक ही कोना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक होना चाहिए, ये नहीं कि एलिमेंट एक होना चाहिए। सिंगलटन से, ठीक है ना? समझ गए? तो ये सारे सब क्या हैं? तो इसी को कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। सिंगल कैसे? कार्डिनल नंबर 10 हुई। नहीं मतलब कार्डिनल नंबर में एक नंबर गिना जाता है। सिंगलटन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? सिंगलटन सेट क्या है? एक सेट है ना। कार्डिनल नंबर तो एक संख्या है, कार्डिनल नंबर तो गिनती है, और सिंगलटन सेट क्या है? एक सेट न है, वो करली ब्रैकेट के अंदर न रहेगा कुछ एलिमेंट उसमें। यस सर, समझ गए? यस सर। आगे देखो, इक्वी वैलेंट सेट, याद रखना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल नहीं, इक्वल नहीं। इक्विवेलेंट माने एक जैसा दिखे, एक जैसा दिखे मतलब दो सेट के अंदर बस एलिमेंट की संख्या सेम हो, वो एलिमेंट बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। दो सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या सेम हो, जैसे कि सेट ए है मान लो, उसके अंदर मैं 1 2 3 लिख दिया, और सेट बी जो है वो उसके अंदर मैं 7 8 9 लिख दिया, तो ये दोनों जो है इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लेकिन सेट ए के अंदर मैं 1 2 3 लिख दिया और सेट बी के अंदर में 7 8 9 10 लिख दिया, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। अब पढ़ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर नंबर ऑफ, पढ़ो मेरे साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ए में ए के बराबर लिखा गया है 1 2 और बी के अंदर ए बी, तो दोनों क्या है आपस में? बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्विवेलेंट सेट हो गया। यस सर। आगे है आपका पर एक्सरसाइज करके लाना है।
नहीं है। आगे है इक्वल सेट। नहीं है, बस इतना ही बनाया था। तो आगे है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट कब होता है बता देते हैं। दो सेट को इक्वल कब कहा जाता है? एलिमेंट की संख्या के साथ साथ जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो भी सेम होने चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? क्या है अगला आपका? इक्वल सेट। यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ऑल एलिमेंट्स आर सेम मतलब अगर सेट ए है 1 2 3 4, तो सेट बी में अगर मैं बोलूँ 3 4 2 1 ऐसे हो, तो क्या ए बराबर बी है? जी सर, ए बराबर बी है। ए बराबर बी है। बात समझ में आया? क्यों ए बराबर बी है? क्योंकि दोनों एलिमेंट भी है और नंबर भी सेम है। 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है। एक भी ऐसा एलिमेंट जो है ऐसा नहीं है जो ए में है तो बी में नहीं है, और संख्या भी सेम है, तो दोनों होना चाहिए। इक्वल सेट तभी कहेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सेट भी लगभग आपका ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है अलग अलग तरह का करते हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है। 1-2 दिन में सेट आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ही दिन में खत्म। तो और क्या मतलब, और क्वेश्चंस करा देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।